पाठशाला की पहली क्लास, वेनेजुएला पर अटैक, अब भारत को नई धमकी। ट्रंप मोदी के बीच बड़ा घमासान होने वाला है क्या? वेनेजुएला तो ट्रेलर है, 5 देश और बाकी हैं। कहां कहां घुसेगी अमेरिकी सेना? ट्रंप के एक्शन के खिलाफ खुलकर साथ आए पुतिन जिनपिंग। पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, भारत क्या करने वाला है? अब सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया में हाहाकार मचाया हुआ है। वेनेजुएला में घुसकर पहले वहां के राष्ट्रपति को बेडरूम से टांग लाए, अब अमेरिका में उसकी परेड करवा रहे हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ट्रंप यहीं पर रुकने वाले नहीं हैं। अभी तक जो किया कह रहे हैं कि वो तो ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। ट्रंप ने वेनेजुएला का तेल निकाल दिया, अब दूसरों को भी धमका रहे हैं। दूसरे देश सहमे हुए हैं कि भाई ट्रंप क्या ही करके मानेंगे। और आप देखिए कि पिछले 24 घंटे में भाई ट्रंप ने ईरान को धमका दिया, क्यूबा को हड़का दिया, मेक्सिको को वार्निंग दे दी, कोलंबिया का हाल वेनेजुएला जैसे करने की बातें कह रहे हैं, और ट्रंप फिर से ग्रीनलैंड हथियाने की बात कर रहे हैं। तो ये पिछले 24 घंटे में ट्रंप एकदम अलग मोड में चले गए। लोग कह रहे हैं कि ये तो सीधे सीधे गुंडा ही हुई भाई। फिर ये तो वही ट्रंप हैं जिन्होंने नोबेल पाने के लिए मारामारी मचा दी थी कि मैं दुनिया में शांति ला रहा हूं। अब मारधाड़ करने पे उतारू हो गए हैं क्योंकि इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। ट्रंप तो इसमें यह भी नहीं देख रहे कि कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। उनको बस अमेरिका की ताकत दिख रही है, अमेरिका का वर्चस्व दिख रहा है। आज आपको बताऊंगा कि ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं। वेनेजुएला पर हमले के बाद अब ट्रंप ने अपनी खतरनाक फोर्स किस तरफ भेज दी है। साथ ही 5 देशों पर हमला करने की तैयारी कर चुके डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को कौन सी नई धमकी दी है। क्या मोदी ट्रंप के बीच भी बड़ा घमासान होने वाला है क्या? यह भी आपको बताऊंगा कि ट्रंप के नए कांड से पुतिन और जिनपिंग कैसे भन्नाए हुए हैं। पीएम मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, भारत क्या करेगा? क्योंकि लोग यह भी कह रहे हैं कि अगर ट्रंप ने दूसरे देशों पर हमले का लाइसेंस खुद ही ले लिया तो भाई फिर रूस, चीन, भारत के पीछे लोग क्यों पड़ जाते हैं? भाई रूस ने यूक्रेन को ठोक कर सही ना किया। अगर आपके लॉजिक से चलेंगे कि आपको पड़ोस में सब ठीक चाहिए, आपको कोई खतरा नहीं चाहिए, तो रूस कहेगा कि हम भी तो यही कह रहे थे कि यूक्रेन नेटो से क्यों सट रहा है। तो रूस ने क्या गलत किया? फिर चीन को भी ताइवान पर हमला करने की छूट मिलनी चाहिए। और फिर जब भारत पाकिस्तान को फोड़ता है तब ये क्यों बचाने आने की बातें करते हैं कि भाई हमने ये किया, हमने वो किया। तुम मुनीर को क्यों बिरयानी खिला रहे हो भाई? आपको बताऊंगा कि कैसे जहां तेल दिखता है वहां अमेरिका अपनी सेना लेके कूद जाता है। लेकिन बात सिर्फ तेल की भी नहीं है, खेल और बड़ा है ट्रंप का। सारी बातें आपको बताऊं, ट्रंप ने जो हाहाकार मचा रखा है उससे क्या क्या होने वाला है आगे, भारत पर इसका क्या इंपैक्ट है, मोदी ट्रंप के रिश्ते और बिगड़ने वाले हैं क्या, मोदी क्या करने वाले हैं, सब बताऊंगा। लेकिन पहले एक झलक देखिए। Colombia is very sick too, run by a sick man. People like they have in the past. I think they're going to get hit very hard by the. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. And we can raise tariffs on them very quickly, and it would be very bad for them. वेनेजुएला के बाद ट्रंप अपनी अमेरिकी सेना लेकर कहां कहां घुसने वाले हैं और उन देशों में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, भारत को ट्रंप ने क्या नई धमकी दी है, यह सब आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले यह देख लीजिए कि वेनेजुएला के जिस राष्ट्रपति को ट्रंप उनके बेडरूम से टांग कर अमेरिका उठाकर लेकर आ गए, उस राष्ट्रपति का अमेरिका में क्या हाल बना रखा है ट्रंप ने। वहां पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ क्या क्या हो रहा है, यह अभी कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं बॉस। जब न्यूयॉर्क में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को कोर्ट में पेश किया गया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को हाथ बांध कर ले जाया जा रहा है, उनकी पत्नी को भी हाथ बांध कर ले जाया जा रहा है। इन दोनों को एक हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क की कोर्ट में लाया गया है। आप देख रहे हैं कैसे अपराधियों जैसा व्यवहार हो रहा है। पति के साथ तो हो ही रहा है, पत्नी के साथ भी वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं लोग। इन दोनों को ही ट्रंप की फोर्स जो है वो हमला करके बेडरूम से उठाकर लाई थी, और अब अमेरिका में दोनों के साथ क्या व्यवहार हो रहा है आप देखिए। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी पर अमेरिका ने नार्को टेररिज्म का आरोप लगाया है। कोकीन की तस्करी और दूसरे आरोपों पर अब अमेरिका में इन पर केस चलेगा। मतलब अमेरिका अपने आप में ही दुनिया में जो है ना वो कि मैं सबका हिसाब किताब मैं ही तय करूंगा। इनको नार्को टेररिस्ट बताकर इनके साथ ये हो रहा है। इससे पहले ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति के साथ अमेरिका में जो किया वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति की परेड करवा दी। यह वायरल वीडियो न्यूयॉर्क का बताया जा रहा है।
जहां अमेरिकी फोर्सेस ने न्यूयॉर्क की सड़क पर उस वैन के दरवाजे खोल दिए जिसमें मादुरो को पकड़कर लाया जा रहा था। आप तस्वीरें देखिए कि मतलब सबको दिखा रहे हैं कि देखो मैं इसको पकड़ कर ला। अमेरिका ये सब जानबूझ के कर रहा है, ट्रंप ये सब जानबूझ कर रहे हैं, और क्यों कर रहे हैं आगे बताऊंगा। एक और वायरल वीडियो है जिसमें अमेरिका के सुरक्षाकर्मी निकोलस मादुरो को पकड़कर ले जा रहे हैं। दावा है कि यह वीडियो न्यूयॉर्क के ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन का है। मतलब एक एक वीडियो दुनिया को दिखाया जा रहा है कि देखो मैंने इसकी क्या हालत कर दी। मादुरो को पकड़ने के बाद से ट्रंप खुद को हीरो की तरह पेश कर रहा है। वहां मादुरो के पुराने वीडियो चलाए जा रहे हैं जिसमें वो अमेरिका को चैलेंज दे रहे थे। अब ट्रंप के लोग कह रहे हैं कि ट्रंप ने अमेरिका के लिए खतरा बन चुके मादुरो को नाप दिया। यानी अमेरिका दुनिया को यह बताना चाह रहा है कि देखो हम कितने शक्तिशाली। अपने लोगों को ट्रंप ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि देखो मैं जो है ना अमेरिका को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बाकी तरह से तो कर नहीं पाए, तो अमेरिका को ग्रेट दिखाने के लिए ट्रंप जो है ना अपनी मुश्किलों को साइड करके और पब्लिक के नजर में अपनी छवि बना रहे हैं। सवाल है कि क्या मादुरो का भी वही हाल होने वाला है जो इराक में सद्दाम हुसैन का हुआ था? जैसे सद्दाम हुसैन को फांसी हुई थी वैसे ही क्या ट्रंप मादुरो के साथ करने वाले हैं? इन सब सवालों में लोग उलझे हैं। उधर ट्रंप ने किसी को और कुछ सोचने का मौका ही नहीं दिया, 5 और देशों को दनादन धमकी दे दी। मतलब एकदम ऐसे लग रहा है जेब में धमकी रखे हुए, ले तेरा नंबर भाई तू भी ले निकल। और मैं आपको मैप पर इन देशों के बारे में बता दूं जिनको ट्रंप धमका रहे हैं। एक तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है ईरान, उसको फिर धमका दिया। वेनेजुएला का पड़ोसी देश है कोलंबिया, उसको भी हड़का दिया। अमेरिका का पड़ोसी देश मेक्सिको, कैरेबियन देश है क्यूबा, और यूरोपीय देश डेनमार्क का ग्रीनलैंड। ये सारे देश आपको इस वक्त मैप पर दिख रहे हैं जिनको ट्रंप ने टारगेट कर रखा है। इन्हीं में से कोई देश अब ट्रंप का अगला निशाना हो सकता है कहा जा रहा है। और इस वक्त सबसे ज्यादा घबराया हुआ है ईरान, क्योंकि ईरान वो देश है जहां पर पिछले साल ट्रंप ऑलरेडी बम बरसा चुके हैं। ईरान में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी चल रहे हैं जो पिछले 3 साल के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन है। इसमें अब तक 10 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान वो देश है जहां अमेरिका हर हाल में चाहेगा कि तख्ता पलट कर दे। ईरान में विद्रोह के बीच ट्रंप ने नई धमकी भी दे दी। सुनिए क्या धमका रहे हैं, फिर आगे की बात बताता हूं। There's been protesters killed in Iran. You said we were locked and loaded, ready to go. What is the line there for when the U.S. is going to get involved in those protests? We'll take a look. We're watching it very closely. If they start killing people like they have in the past, I think they're going to get hit very hard by the United States. यानी ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ईरान को भी बड़ा झटका दे दूंगा अगर वहां प्रदर्शनकारियों को ईरान में मारा गया। या इधर ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, उधर खबर यह है कि वेनेजुएला में घुसकर उसके राष्ट्रपति को उठाने वाली अमेरिका की एलीट फोर्स को ट्रंप ने अब ईरान की तरफ बढ़ने का ऑर्डर भी दे दिया है। अमेरिका की एलीट एयरबॉर्न यूनिट, जिसे नाइट स्टॉकर्स कहा जाता है, खबर है कि इस एलीट फोर्स के प्लेन यूरोप में लैंड कर गए। यह अमेरिका की वो फोर्स है जो स्पेशल फोर्सेस को उनके सबसे खतरनाक मिशन में एयर सपोर्ट देती है। यह रेजिमेंट रात में उड़ान भरे और ऑपरेशन करने में माहिर है। जहां उड़ान के हालात ना हो, मिनिमम विजिबिलिटी हो, हाई रिस्क हो, उस हालात में भी नाइट स्टॉकर्स यूनिट काम करती है। नाइट स्टॉकर्स अपने प्लेन को बहुत नीचे तक और बहुत तेजी से उड़ा सकते हैं। यूरोप में अमेरिका की एलीट फोर्स की मूवमेंट की बात फैलते ही खबर ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनई के को लेकर भी बड़ी खबर आ गई। इजरायली मीडिया ने ब्रिटिश अखबार द टाइम्स के हवाले से दावा किया है कि हालात बिगड़ने पर अयातुल्ला अली खामनई रूस भाग सकते हैं। दावा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनई के रूस भागने का प्लान भी तैयार हो चुका है। यानी ईरान भी माने बैठा है कि अमेरिका नहीं रुकेगा, मारेगा। दावा है कि खामनई अपने परिवार के साथ रूस जाकर शरण ले सकते हैं। इससे पहले पिछले साल सीरिया में अपने शासन के पतन के बाद बशर अल असद भी रूस भाग गया था। ईरान तो अमेरिका का कट्टर दुश्मन है। ट्रंप उसे मिट्टी में मिलाने को पहले से ही सोचे बैठे। लेकिन ट्रंप तो उन देशों को भी धमका रहे हैं जो अमेरिका के पड़ोसी हैं या फिर अमेरिका के इलाके के देश हैं। जैसे आप देखिए कि जिस वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप उसके राष्ट्रपति को उठा ले आए, उसी वेनेजुएला का एक पड़ोसी देश है कोलंबिया। ट्रंप ने जैसे आरोप वेनेजुएला पर लगाकर उस पर धावा बोल दिया था, वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो पर कोकीन तस्करी और अमेरिका के खिलाफ साजिश के गंभीर आरोप लगा दिए। सुनिए कैसे ट्रंप ने कोलंबिया को लेकर जो संकेत दिए हैं। जो हाल वेनेजुएला के राष्ट्रपति का हुआ, क्या वही हाल अब कोलंबिया के राष्ट्रपति का भी हो सकता है? यह सवाल क्यों उठ रहा है, सुनिए ट्रंप को। Colombia is very sick too, run by a sick man who likes making cocaine and selling it to the United States, and he's not going to be doing it very long, let me tell you. Operation by the U.S. and It sounds good to me. देखिए, कोलंबिया घबराया हुआ है, ईरान घबराया हुआ है और इसी के साथ क्यूबा भी घबराया हुआ है।
क्यूबा से भी अमेरिका की पुरानी दुश्मनी है। ट्रंप ने ईरान और कोलंबिया के साथ साथ क्यूबा को धमका दिया। क्यूबा वो देश है जो ये दावा कर रहा है कि उसके कई सारे जवान वेनेजुएला में मादुरो की रक्षा करते हुए अमेरिका के हाथों मारे गए। दावा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा में क्यूबा के सुरक्षाकर्मी तैनात थे। क्यूबा का दावा है कि अमेरिका के हमले में उसके 32 लोग मर गए। बॉस, सभी मृतक क्यूबा के सशस्त्र बलों और खुफिया एजेंसियों के सदस्य थे। लेकिन सवाल यह है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति की सुरक्षा क्यूबा के गार्ड्स कर क्यों रहे थे? दरअसल क्यूबा पर यह आरोप लगता है कि वो वेनेजुएला में बहुत ज्यादा दखल देता है। अमेरिका का तो यहां तक दावा है कि मादुरो की इंटरनल सिक्योरिटी भी क्यूबा के लोग ही देख रहे थे। अमेरिका के मुताबिक वेनेजुएला की इंटेलिजेंस एजेंसी को भी क्यूबा ही चलाता है और इसीलिए माना जा रहा है कि वेनेजुएला के बाद अगला नंबर क्यूबा का भी आने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप कह भी यही रहे हैं कि क्यूबा बहुत जल्द बर्बाद होने वाला है। सुनिए ट्रंप को। Cuba is ready to fall. You know? Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about this. डोनाल्ड ट्रंप इतनी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बताते कि अमेरिका को किसने ये लाइसेंस दिया बॉस, कि कौन बर्बाद होने वाला है तो वहां का राष्ट्रपति मैं उठा लूंगा, वहां मैं जो है कब्जा कर लूंगा, वहां मैं अपने हिसाब से चीजें कराऊंगा। अमेरिका को दुनिया का बाप किसने बना दिया? खुद ही माने बैठे कि हम सब सही करेंगे। ये कैसे तय कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने, जबकि इनका इतिहास है दुनिया को बर्बाद करने का। उस पर आऊंगा, लेकिन क्यूबा जानता है कि ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए क्यूबा ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। दावा है कि क्यूबा अपने एयर डिफेंस सिस्टम को तैयार कर रहा है, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि क्यूबा कितनी ही तैयारी कर ले, अमेरिका की ताकत के आगे नहीं टिक पाएगा। सच यह भी है कि दोस्त हो या दुश्मन, डोनाल्ड ट्रंप पर किसी को भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आप देखिए कि ट्रंप ने पड़ोसी देश मेक्सिको को भी धमका दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि मेक्सिको को कि वो ड्रग्स कार्टेल चला रहा है, मतलब इनके पूरे देश में लोग ड्रग्स ले रहे हैं, तो भर दुनिया को इन्होंने कह दिया कि तुम चला रहे हो और तुम्हारे यहां जो है हम जो है अब एक्शन करेंगे। By the way, you have to do something with Mexico. Mexico has to get their act together because they're pouring through Mexico, and we're going to have to do something, whether you like it or not. It's not nice to say, but the cartels are running Mexico. देखिए, ना तो पड़ोसी देश ट्रंप से बच रहे हैं, ना दुश्मन देश और ना ही दोस्त देश। आप देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप की नजर ग्रीनलैंड पर भी है, जबकि ग्रीनलैंड को डेनमार्क अपना हिस्सा मानता है, जो ट्रंप का सहयोगी यूरोप का देश है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए। ट्रंप के सबसे करीबी और उनके प्रशासन के सबसे प्रभावशाली सहयोगी स्टीफन मिलर की पत्नी ने शनिवार की देर रात एक्स पर ग्रीनलैंड को लेकर एक पोस्ट किया। पोस्ट में ग्रीनलैंड को अमेरिका के झंडे में दिखा दिया और इस पर सिर्फ एक शब्द लिखा गया, जल्द। इस पोस्ट को लेकर डेनमार्क भड़क गया है। पहले आप ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप को सुनिए, फिर बताऊंगा कि डेनमार्क की पीएम ने ट्रंप का क्या तगड़ा जवाब दिया। I will say this about Greenland. We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. इनको अपनी सुरक्षा के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो चाहिए कब्जा लेंगे। अब पुतिन को कहेंगे कि तुम ऐसा मत करो। पुतिन को अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी चाहिए, रूस को नहीं करनी चाहिए, ये जो चाहेंगे वो करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पर डेनमार्क भड़का हुआ है भाई। ग्रीनलैंड के पीएम ने भी अमेरिका के रुख पर ऐतराज जताया। ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीन आने वाला एक स्वतंत्र इलाका है जो सियासी तौर पर यूरोप से जुड़ा हुआ है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने ट्रंप से ग्रीनलैंड पर धमकियां देना बंद करने को कहा है। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश बिक्री के लिए नहीं है, लेकिन ट्रंप का कहना है कि आर्कटिक में रूस और चीन की बढ़ती गतिविधियों की वजह से ग्रीनलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप ये सब कर क्यों रहे हैं? क्यों एक के बाद एक धमकियां देते चले जा रहे हैं? क्यों मादुरो का जो है एक परेड करा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिका चाहता है उसके आसपास जितना भी इलाका है वहां सिर्फ अमेरिका का सिक्का चले, दूर दूर तक कोई दुश्मन दिखना नहीं चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर पर अमेरिका का दबदबा बना रहे। यह वेस्टर्न हेमिस्फेयर एक तरह का जियोग्राफिकल एरिया होता है जो अमेरिका के आसपास का इलाका आप मान लीजिए। वेस्टर्न हेमिस्फेयर अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है, वेस्टर्न हेमिस्फेयर और एक ईस्टर्न हेमिस्फेयर। ये दो अर्थ के दो हिस्से हुए। मोटे तौर पर वेस्टर्न हेमिस्फेयर में नॉर्थ और साउथ अमेरिका आता है। इसमें अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, क्यूबा, पेरू, कोलंबिया जैसे देश आते हैं। इसके साथ ही ट्रंप मोनरो डॉक्ट्रिन को भी लागू करने की बात कर रहे हैं।
इस डॉक्ट्रिन को अमेरिका की विदेश नीति का अहम हिस्सा माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स मोनरो ने 1823 में इसका ऐलान किया था। इसके मुताबिक यूरोप को यह चेतावनी दी गई थी कि वो वेस्टर्न हेमिस्फेयर के इलाके में दखल ही ना दे। अगर कोई वेस्टर्न हेमिस्फेयर में दखल देगा तो उसे अमेरिका के खिलाफ युद्ध मान लिया जाएगा। इसके बदले में अमेरिका भी यूरोप के युद्ध में नहीं पड़ेगा, ना दखल देगा। मतलब तुम अपना उधर रहो, मैं इधर रहूंगा, मेरे यहां घुसना मत। अब ये जो डॉक्ट्रिन है, ट्रंप इसी सिद्धांत को सही बता रहे हैं, लेकिन मोनरो डॉक्ट्रिन से आगे अपने सिद्धांत डोनरों पर भी काम कर रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप का सिद्धांत जिसके तहत अमेरिका का कोई भी विरोधी किसी भी तरीके से वेस्टर्न हेमिस्फेयर में अपना पांव न जमा सके। अगर अमेरिका चाहता है तो उसके इलाके में या उसकी रेंज में उसका कोई दुश्मन ना हो, ना रूस हो, ना चीन हो। तो जब रूस यूक्रेन को नेटो में शामिल करने को अपना खतरा मानता है तो पीछे क्यों पड़ते हो भाई? इस तरह से तो भारत के बगल में दुश्मन पाकिस्तान भी नहीं होना चाहिए। वैसे तो अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ड्रग्स तस्करी के आरोप में पकड़ा, यह तर्क दिया कि निकोलस मादुरो की सरकार अवैध है। लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि अमेरिका के हमले के पीछे सारा खेल तेल का है, क्योंकि वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। वेनेजुएला के पास 300 अरब बैरल से अधिक का तेल भंडार है। दुनिया में इतना तेल किसी और देश के पास नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में लोकतंत्र बहाली के नाम पर उसके तेल भंडार को ही कब्जा लिया। लेकिन इस थ्योरी की काट में कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास तो खुद पर्याप्त तेल है, इसलिए तेल अकेले वजह नहीं हो सकती। दरअसल जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर पाबंदियां बढ़ाई तो उसकी काट खोजने के लिए मादुरो ने अपने तेल को डॉलर की बजाय बाकी करेंसी में बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका चिढ़ गया, क्योंकि अमेरिका यही नहीं चाहता कि उसके डॉलर को कोई चुनौती दे। लेकिन क्या सारा खेल सिर्फ तेल और डॉलर का नहीं है? तेल के अलावा भी कई वजह हैं। वेनेजुएला पर हमले की एक वजह चीन को भी माना जा रहा है। वेनेजुएला में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए ऐसा किया गया। इसके अलावा माइग्रेशन भी एक बड़ा मुद्दा है। 2013 से अब तक लगभग 80 लाख वेनेजुएलियन देश छोड़ चुके हैं, जिनमें से सैकड़ों हजार अमेरिका पहुंचे हैं। इसके अलावा वेनेजुएला के पास गैस, गोल्ड, आयरन ओर और कोल का भी भंडार है, जिसकी कुल अनुमानित कीमत करीब 1530 लाख करोड़ रुपए है। 1530 लाख करोड़ रुपए। यानी वेनेजुएला अमेरिका के लिए जैकपॉट की तरह है। और ये जो ज्ञान दे रहा है अमेरिका कि अरे हमको खतरा, तो कोई खतरा उतरा नहीं रहता है, ये यही सब करके घुसता है। इराक में कैसे घुसा था? बोला कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है इराक के पास। सद्दाम हुसैन को टांग दिया, फांसी दे दिया। बाद में ढेले भर का सबूत नहीं दे पाया कि वहां पे क्या मिला था। पूरा इराक बर्बाद कर दिया इसने। अफगानिस्तान बर्बाद करके हथियार छोड़ के निकल दिया। अमेरिका दुनिया को अपने सहूलियत के हिसाब से देखता है। जहां फायदा वहां घुसो, खत्म करो, बर्बाद करो, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है, जी रहा है। ह्यूमन राइट्स सब इनके फालतू के चोचले हैं। वेनेजुएला को लेकर ट्रंप दावा कर चुके हैं कि अब वेनेजुएला की ऑयल इंडस्ट्री को अमेरिका चलाएगा। क्यों चलाओगे? तुम्हारी चिंता यह थी कि मादुरो मान लीजिए आपके खिलाफ है, तुमने उसको हटा दिया, अब उस देश को अपना चलने दो। नहीं, हम चलाएंगे। क्यों? हालांकि वेनेजुएला में अमेरिका की मौजूदगी से भारत को $1 बिलियन का फायदा हो सकता है। कुछ साल पहले तक भारत वेनेजुएला से भी ऑयल खरीद रहा था, लेकिन फिर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से ऐसा करना मुश्किल हो गया। अब अमेरिका के आने से भारत फिर से वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है। दूसरी बात यह है कि वेनेजुएला में भारत के $1 बिलियन फंसे हुए हैं, वो राशि भी मिल सकती है। भारत की ओएनजीसी विदेश लिमिटेड कंपनी भी वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर से जुड़ी हुई है। वेनेजुएला ने ओएनजीसी को मिलने वाली उसकी हिस्सेदारी का अभी तक भुगतान नहीं किया है। अगर यह अटका हुआ भुगतान वापस मिल गया तो भारतीय कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले को लेकर कई तरह के मीम्स भी चल रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि ऑयल के लिए ट्रंप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे ये मीम देखिए, इसमें खाने की थाली में ज्यादा तेल दिखा दिया गया है और थाली के ऊपर एनिमेशन के जरिए दिखाया गया है कि कैसे अमेरिका की फोर्स थाली से तेल निकालने के लिए हेलीकॉप्टर से उतर रही है। मतलब अमेरिका को तेल का ऐसा चस्का है कि खाने के थाली में भी ज्यादा तेल दिख जाए सब्जी में तो वहां भी अमेरिकी सैनिक कूद जाएंगे। ये इस मीम में दिखाया गया। एक और मीम है जिसमें ट्रंप को वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के साथ दिखाया गया है और भोजपुरी में लिखा है कि घरे से उठा ले बुगे। एक और मीम में डोनाल्ड ट्रंप को वेनेजुएला का राष्ट्रपति दिखाया गया है। इस मीम में ट्रंप को मादुरो की तरह दिखा दिया गया है। एक और तस्वीर देखिए, चीन की मीडिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाया है। चीन की मीडिया ने दिखाया कि कैसे ट्रंप ऑयल के लिए किसी भी देश में बम बरसा सकते हैं। अमेरिका ने कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उसके घर से उठा लिया, उसका एक एआई वीडियो भी वायरल हो रहा है। यानी सोशल मीडिया पर अलग ही माहौल बना हुआ है।
यहां ट्रंप दुनिया जीतने का प्लान बना रहे हैं, उधर वेनेजुएला में ट्रंप के एक्शन से चीन भड़का हुआ है। वेनेजुएला को चीन और रूस का करीबी देश माना जाता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा है कि चीन किसी भी देश की तरफ से खुद को दुनिया का पुलिसकर्मी या अंतर्राष्ट्रीय जज मानने की मानसिकता का सख्त विरोध करता है। चीन के विदेश मंत्री ने कहा कि बीजिंग हमेशा बल प्रयोग, धमकी की राजनीति और किसी एक देश की इच्छा को दूसरे देशों पर थोपने के प्रयासों के खिलाफ रहा है। चीन साफ साफ कह रहा है कि अमेरिका मादुरो और उसकी पत्नी को रिहा करे। दुनिया भर के देश ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप किसी की नहीं सुन रहे। वजह भी है भाई, अमेरिका में इकोनॉमी नीचे गई हुई है। अमेरिका में ट्रंप जो ये आनन फानन में इन्होंने सब जगह टैरिफ लगाया, उसका विरोध हो रहा है। लोग ट्रंप से खुश नहीं थे, तो ट्रंप को यह मौका मिल गया अपनी ताकत दिखाने का। उधर तेल का तेल मिल गया, इधर खेल का खेल हो गया। पब्लिक करे वाह वाह वाह, अमेरिका जो है ना वो एकदम बढ़िया शक्तिशाली दिख रहा है। तो ट्रंप को जो है वो प्रेशर हट गया ऊपर से। लेकिन ट्रंप का जो प्रेशर है ना वो भारत पर भी नहीं चलता। अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत को धमकी दी है कि वो रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत पर और टैरिफ लगा सकते हैं। क्यों भाई? कुछ दिन पहले तो तुम कह रहे थे कि भारत ने सुन लिया है, अब भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा। यहां पूरा इकोसिस्टम नाचने लगा कि अरे बाप रे, मोदी झुक गए, मोदी झुक गए। लेकिन भारत ने कम नहीं किया, हमने आपको पाठशाला में बताया था। अब ट्रंप नई धमकी दे रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि भारत उन्हें खुश करने में लगा है, क्योंकि वो जानता है कि हम तुरंत टैरिफ लगा देंगे। यह आदमी ऐसी हवाई बातें करता है। पहले तो कह रहा था कि पहले ही खुश कर दिया है, ट्रंप ने कहा था कि भाई अब तो भारत तेल कम खरीद रहा है, अब कह रहा है कि अब खुश करने में लगा है। सुनिए पीएम मोदी का नाम लेकर ट्रंप ने क्या कहा है, जिससे भारत में बवाल मच गया। They wanted to make me happy, basically. He wanted to, Modi's a very good man. Yes. He's a good guy. He knew I was not happy, and it was important to make me happy. They do trade, and we can raise tariffs on them very quickly, and it would be People are very afraid bad of for that. them. It also is bull. Yes, sir. So he put a 25% tariff on India for buying Russian oil. I was at the Indian ambassador's house about a month ago, and all he wanted to talk about is how they're buying less Russian oil. Would you tell the president to relieve the tariff? This stuff works. So I'm hoping we'll bring the bill up, and it's from zero. ट्रंप की हालत यह है कि अपने साथ 4 चेले चपाटे लेके चलते हैं, उससे गवाही दिलवाते कि देखो देखो मैं बोल रहा ना, देखो तुम बताओ क्या हुआ था। अब फिर वो ट्रंप के हिसाब से कहानी सुनाता है कि भाई भारत तो सिर्फ यही बताना चाहता था कि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया। जब कम ही कर दिया तो काहे कह रहे हो कि और टैरिफ लगा देंगे? कौन बात का टैरिफ लगा रहे हो? ये झूठे अपने फंस जाते हैं भाई, झूठ बोल के ये लोग। इधर ट्रंप ने पीएम मोदी का नाम लेकर बयान दिया। भारत में विपक्ष ने इस मुद्दे को तुरंत लपक लिया। कांग्रेस फिर से ट्रंप के बयान के बहाने नरेंद्र सरेंडर करने लगी। कांग्रेस ने पूछ दिया कि क्या पीएम मोदी ट्रंप के दबाव में आ गए? क्या भारत की विदेश नीति अमेरिका से तय हो रही है? अरे तय हो रही होती तो वो आदमी आज भी धमका ही रहा होता, खुश ना होता। भाई कह रहा कि हमको खुश करना चाहते हैं, तो अब तक क्यों नहीं किया खुश? ट्रंप अलबलाए हुए इनको दिख नहीं रहा है। धमकी कौन देता है? जिसकी बात नहीं मानी जा रही होती है। लेकिन कांग्रेस 2 मिनट में एकदम मीम बना के डाल दी ट्विटर पे। क्या ही इनका हिसाब है। ट्रंप के बयान पर कांग्रेस तुरंत उछल पड़ती है। लेकिन सच क्या है? क्या सच में पीएम मोदी ने ट्रंप के दबाव में आकर रूस से कच्चा तेल खरीदना कम किया है? अगर ऐसा होता तो फिर ट्रंप भारत को धमकाते ही क्यों? अगर ऐसा होता तो ट्रंप टैरिफ बढ़ाने की बात ही क्यों करते? फिर तो ट्रंप को टैरिफ कम कर देना चाहिए। फिर तो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के मुताबिक तो पीएम मोदी ही इस युद्ध को पंप कर रहे हैं तेल खरीद खरीद के। अगर तेल खरीदना कम कर दिया तो युद्ध रुका क्यों नहीं? लेकिन जो ट्रंप कह रहे हैं वैसा कुछ नहीं हो रहा, इसलिए ट्रंप बौखला रहे हैं। उनको लगा था कि 50% टैरिफ लगा देंगे, भारत जो है अलबला जाएगा। यहां भारत की ग्रोथ रेट जो है और बढ़ गई, इसलिए अमेरिका अलबलाया हुआ है। और जहां तक रूस से कच्चा तेल खरीदने की बात है, तो भारत का सच यह है कि भारत ने रूस से तेल की खरीद को और बढ़ा दिया है। भारत ने नवंबर महीने में करीब 77 लाख टन रूसी तेल खरीदा है। यह भारत के कुल तेल इंपोर्ट का 35% है। भारत ने करीब 33,407 करोड़ रुपए का तेल रूस से खरीदा है। भारत ने मई 2025 के बाद का सबसे ज्यादा तेल नवंबर महीने में खरीदा है, जो कि पिछले 6 महीने का हाईएस्ट है। भारत ने नवंबर 2024 के मुकाबले नवंबर 2025 में 7% ज्यादा तेल खरीदा है। तो ट्रंप धमका रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी पर, उनके नए भारत पर ट्रंप के इन धमकियों का असर नहीं पड़ रहा। ऐसे में अब क्या मोदी और ट्रंप के बीच तनाव और बढ़ जाएगा? यह वक्त बताएगा। फिलहाल हम आपको बताने वाले हैं पाठशाला में अगला चैप्टर कि जैसे अमेरिका ने मादुरो को उठा लिया, वैसे ही मोदी का नया इंडिया हाफिज सईद और दाऊद को खींच के लाएगा क्या?
ट्रंप का अमेरिकी सैनिकों को कौन सा आदेश कि पीएम मोदी को भी पाकिस्तान को ठोकने का मौका मिल गया, अब इसके बारे में बताता हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला पर हमला करके जिस तरह वहां के राष्ट्रपति को कैप्चर किया, उसे दुनिया के कई देशों के लिए एक मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने चंद घंटे के ऑपरेशन में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठाया, उसके बाद मुनीर और उसकी गोद में पल रहे दाऊद, हाफिज, मसूद अजहर जैसे आतंकी तनाव में होंगे। उन्हें भी डर सताने लगा होगा कि कहीं उनका हाल भी मादुरो जैसा ना हो जाए, उन्हें भी कहीं हाथों में हथकड़ी लगाकर भारत ना पहुंचा दिया जाए। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के लोग भी मान चुके हैं कि जिस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला पर बारूद बरसाया, उसी तरह के हालात आने वाले वक्त में पाकिस्तान में भी देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, अमेरिका ने अपना मकसद पूरा करने के लिए सिर्फ वेनेजुएला की राजधानी काराकास को निशाना बनाया। राजधानी काराकास में भी सिर्फ उन्हीं सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया जहां से पलटवार होने का खतरा था। अमेरिका ने वेनेजुएला की आम जनता पर किसी तरह का हमला नहीं किया। ऐसे में पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं कि जिस तरह ट्रंप ने वेनेजुएला में घुसकर वहां के राष्ट्रपति को उठा लिया, उसी तरह भारत भी पाकिस्तान में घुसकर वर्दी वाले दहशतगर्दों और उनकी गोद में पल रहे हाफिज सईद, मसूद अजहर जैसे आतंकियों को सीक्रेट ठिकानों से उठाकर ले जाएगा। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत के ऑपरेशन को लेकर खौफ इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि वेनेजुएला में हुए एक्शन के बाद भारत में अपने दुश्मनों के खिलाफ एक्शन की मांग तेज होने लगी। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जब ट्रंप अपनी फौज भेजकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा सकते हैं, तो पीएम मोदी को भी पाकिस्तान में फौज भेजकर मुंबई आतंकी हमले की साजिश रचने वाले मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे शैतानों को भारत ले आना चाहिए। सुनिए ओवैसी। जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर अगर ट्रंप कर सकता है तो क्या आप दम है? अरे जब ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा। ओवैसी तो ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला के बाद पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की मांग उठा रहे हैं, लेकिन मुनीर को शायद पहले ही इस तरह की कार्रवाई का अंदेशा हो चुका है, इसलिए उसने पहले ही भारत के एक्शन के डर से अपनी सिक्योरिटी टाइट करवा ली। और पाठशाला में हम आपको इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं कि कैसे मुनीर इन दिनों 24 घंटे बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर घूम रहा है। चाहे घर में हो, विदेश में हो, मुनीर हर जगह बुलेट प्रूफ जैकेट ही पहनकर जाता है। और वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन के बाद से तो मुनीर का बीपी और हाई हो गया होगा, क्योंकि लोग ट्रंप के ऑपरेशन वेनेजुएला को पीएम मोदी के ऑपरेशन सिंदूर से कनेक्ट करने लगे। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की सेना ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कोई ट्रेडिशनल वॉर नहीं छेड़ी थी। पाकिस्तान में सिर्फ आतंकियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया था, आम लोगों पर किसी तरह के हमले नहीं किए गए थे। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला में उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां से पलटवार की आशंका थी। वेनेजुएला में उतरने से पहले ही अमेरिकी सेना ने एयर पावर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के दम पर दुश्मन को जवाब देने लायक ही नहीं छोड़ा। यह सब बिल्कुल वैसा ही था जैसा ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने किया। भारत ने भी पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम और रडार्स को पूरी तरह तबाह कर उसके जवाब देने लायक ही उसे नहीं छोड़ा था। तो दुनिया कह रही है भाई, भारत में भी लोग कह रहे हैं कि अगर अमेरिका को खतरा लगा तो उसने एक्शन किया, तो पाकिस्तान तो आतंकिस्तान है, उससे बड़ा खतरा कौन हो सकता है? तो भारत को भी एक्शन लेना चाहिए। तो भारत को और अच्छा मौका मिल गया है। सुनिए रक्षा विशेषज्ञ किस तरह वेनेजुएला में ट्रंप के ऑपरेशन की तुलना ऑपरेशन सिंदूर से कर रहे हैं। ये जो S-300 सरफेस टू एयर मिसाइल है, ये चीन ने पाकिस्तान को सप्लाई किए थे। भारत की भी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी इतनी थी कि हमने उनके पूरी तरह से सप्रेस कर दिया, 7 रडार फोड़ दिए, ठीक है, और पूरा जो एयर डिफेंस है उसको नाकारा कर दिया। इसीलिए अमेरिका के जो स्पेशल फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स थे वो कोई 100 से ज्यादा किलोमीटर वो समुद्र तट पार करके अंदर गए वेनेजुएला में, और वहां पे वो हमला किया, स्नैच ऑपरेशन किया और वहां से उसको निकाल लिया। ट्रंप ने वेनेजुएला में जो पिक्चर दिखाई उसे देखकर तो पाकिस्तान के होश उड़े हो, क्योंकि पाकिस्तान सोच रहा होगा कि जैसा ट्रंप ने वेनेजुएला में किया वैसा उसके साथ हो गया तो क्या होगा।
आप देखिए कि ट्रंप कैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को खींच कर लाए। वेनेजुएला को भनक लगे बिना 150 एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर्स की लैंडिंग, 7 धमाके, फिर मादुरो को अमेरिका पहुंचा दिया गया। यह सब किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने इसे कैसे हकीकत में बदल कर दिखाया। आधी रात के कुछ देर बाद अमेरिकी सेना ने पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास में तय किए गए टारगेट्स को निशाना बनाना शुरू किया। सबसे पहले गोला बारूद, डिपो, एयर डिफेंस और काराकास के हवाई अड्डे पर हमले किए। इसके साथ ही उस फोर्ट त्योना मिलिट्री बेस पर भी हमला कर दिया, जहां मादुरो और उनकी पत्नी मौजूद थी। यह वेनेजुएला का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना माना जाता है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अमेरिका ने ऑपरेशन के दौरान काराकास की लगभग सभी लाइट्स बंद कर दी। इसके साथ ही हेलीकॉप्टर्स को गिराने वाले एयर डिफेंस, अर्ली वार्निंग रडार सिस्टम, सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्चर सब नाकाम कर दिए। सेफ कॉरिडोर तैयार होने के बाद अमेरिकी डेल्टा फोर्स के एयरक्राफ्ट्स ने समंदर में तैनात अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा से ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व के लिए उड़ान भरी। इस मिशन के लिए 150 से ज्यादा एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें फाइटर जेट, बॉम्बर ड्रोन, निगरानी विमान, खुफिया विमान और हेलीकॉप्टर शामिल थे। डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने फोर्ट त्योना मिलिट्री बेस की इमारतों की छत पर लैंडिंग की और इसके बाद डेल्टा फोर्स के कमांडो ने मिलिट्री बेस में छिपे मादुरो और उनकी पत्नी की तलाश शुरू की। दोनों को पहले अमेरिकी नेवी के युद्धपोत यूएसएस इवो जिमा पर लाया गया और वहां से फिर अमेरिका पहुंचा दिया गया। तो भारत जो है वो ऐसा कर सकता है या करेगा, अब यह प्रश्न उठ रहा है। जिस तरह अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने हॉलीवुड फिल्मों जैसी कहानी को हकीकत में बदल दिया, उसी तरह पिछले कुछ सालों में इस तरह के ऑपरेशन के लिए भारत की सेना पर भी दुनिया का भरोसा बढ़ा है। भारत में भी बेबी और डी डे जैसी बॉलीवुड फिल्मों में आतंकियों के खिलाफ दूसरे देशों में घुसकर भारतीय एजेंसियों के ऑपरेशन को दिखाया जा चुका है। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, उसके बाद असल जिंदगी में भी इस तरह के ऑपरेशन होने लगे। ऐसा ही एक ऑपरेशन साल 2015 में हो चुका है। इसे ऑपरेशन हॉट परस्यूट नाम दिया गया था। 4 जून 2015 की शाम को मणिपुर के चंदेल जिले में 6 डोगरा रेजिमेंट के काफिले पर NSCN के उग्रवादियों ने हमला किया था, जिसमें 20 सैनिक शहीद हुए थे। दावा किया जाता है कि इस हमले के तुरंत बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हाई लेवल मीटिंग हुई थी, जिसमें ऑपरेशन हॉट परस्यूट को मंजूरी दी गई थी। खुफिया रिपोर्ट में इस बात की पुख्ता जानकारी मिल चुकी थी कि हमले में शामिल उग्रवादियों के कैंप भारत म्यांमार बॉर्डर के पास और म्यांमार के अंदर 2 जगहों पर थे। इसके बाद ऑपरेशन के लिए भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स मानी जाने वाली 21 पैरा SF के 72 कमांडो को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया गया। ये कमांडो भारत म्यांमार बॉर्डर के पास उतरे। इसके बाद ये कमांडो घने जंगलों के बीच 50 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके उग्रवादियों के कैंप तक पहुंचे। हमले से पहले कमांडो 2 ग्रुप में बंटे और एक ग्रुप ने डायरेक्ट अटैक किया और दूसरे ने उग्रवादियों को भागने से रोका। पूरा ऑपरेशन कहा जाता है कि 40 मिनट में खत्म हो गया था, जिसमें 38 उग्रवादी मारे गए और 7 घायल हुए। ऑपरेशन के दौरान मदद के लिए भारतीय वायुसेना के MI-17 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय पर रखे गए थे, ताकि जरूरत पड़ने पर सभी कमांडोज को निकाला जा सके। ऑपरेशन के बाद भारत ने म्यांमार की सरकार को इसकी जानकारी भी दी थी। इस ऑपरेशन का असर यह हुआ कि म्यांमार की सीमा से होने वाले उग्रवादी हमले करीब करीब खत्म हो गए। और कौन भूल सकता है कि भारत ने जिस तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक की थी अंदर घुसकर, तो भारत कर तो सकता है। भारत के सैनिकों में दम ना हो या कोई कमी हो, ऐसा नहीं है। भारत के सैनिक जबरदस्त हैं बॉस, बस कब होगा ये प्रश्न है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, भारत ने ईरान के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। भारतीय नागरिकों को ईरान न जाने की सलाह दी गई है। जरूरी न होने पर ईरान मत जाइए, भारत की सरकार कह रही है। भारतीय नागरिक ट्रंप की ईरान को धमकी के बाद एडवाइजरी ये जारी की गई है, यानी क्या अगला टारगेट ईरान ही है? अब सवाल खड़ा होता है, क्योंकि भारत की सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई जरूरी ना हो मत जाइए ईरान। खैर, अब देखिए क्या होता है, कहां क्या होता है। लेकिन जब हमलों की बात हो ही रही है, तो 1000 साल पहले भी एक हमला हुआ था, या एक नहीं कई हमले हुए थे। आज उनका चैप्टर भी खोलना जरूरी है। सनातन के गौरव पर गजनी के क्रूर हमले के 1000 साल। पीएम मोदी ने क्या बता दिया कि हंगामा मचा। ना हिंदुओं को छोड़ा, ना शिवलिंग को। क्रूर गजनी के सबसे क्रूर हमले की वो डिटेल जो रोंगटे खड़े कर देगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से दिक्कत, पाकिस्तान को सफाई, नेहरू की वो चिट्ठियां जिन्हें देश देखकर शॉक्ड रह जाएगा। अब इसका चैप्टर देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के 2 टारगेट हैं, एक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, दूसरे आज के युवाओं को भारत की सनातन संस्कृति और जड़ों से जोड़ना, जिससे आज का युवा भारत के हजारों साल पुरानी संस्कृति पर गर्व कर सके। भारत की सनातन संस्कृति और उसकी ताकत का सबसे बड़ा प्रतीक सोमनाथ मंदिर है, जिस पर न जाने कितनी बार हमला हुआ, उसे लूटा गया, तोड़ा गया, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज भी पूरी भव्यता के साथ खड़ा है बॉस। आज बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की बात होती है कि कैसे हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है।
लेकिन आज जिस चैप्टर को खोल रहा हूं, यह आज की बात नहीं है। ये जो हिंदुओं पर, सनातन पर हमला हो रहा है, यह भी आज की बात नहीं है। इसका इतिहास 1000 साल से भी पुराना है। आज से 1000 साल पहले सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी ने हमला किया था। सोमनाथ मंदिर भारत का पहला ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ मंदिर पर हुए हमलों और उसके पुनर्निर्माण पर पीएम मोदी ने एक आर्टिकल लिखा और पीएम मोदी ने अपने आर्टिकल से सनातन का विरोध करने वालों का नया चैप्टर खोल दिया। पीएम मोदी के आर्टिकल के बाद बीजेपी ने भी भारत के इतिहास से छेड़छाड़ का बड़ा आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू खुश नहीं थे। नेहरू ने महमूद गजनी को कला प्रेमी बताया था, बीजेपी कह रही है। भारत के इतिहास पर एम फैक्टर हावी था। सोमनाथ मंदिर पर कितने हमले हुए, कैसे उसे लूटा गया और कैसे सोमनाथ के हमलावरों का चरित्र इतिहास में बदलने की कोशिश की गई, आज आपको सब बताऊंगा। नेहरू की कौन सी ऐसी चिट्ठियां हैं जिन्हें सुनकर आपको भी झटका लगेगा, सब लेकर आया। लेकिन पहले एक झलक देखिए। सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था। सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनी के हमले के 1000 साल पूरे हुए और इस मौके को पीएम मोदी ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व नाम दिया। पीएम मोदी ने एक आर्टिकल के जरिए सोमनाथ मंदिर पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि सोमनाथ पर हमले और फिर गुलामी के लंबे कालखंड के बावजूद आज मैं पूरे विश्वास के साथ और गर्व से यह कहना चाहता हूं कि सोमनाथ की गाथा विध्वंस की कहानी नहीं है। यह पिछले 1000 से चली आ रही भारत माता की करोड़ों संतानों के स्वाभिमान की गाथा है। हर बार जब मंदिर पर आक्रमण हुआ तब हमारे पास ऐसे महान पुरुष और महिलाएं भी थी जिन्होंने उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी रक्षा के लिए खड़े होकर सर्वोच्च बलिदान दिया। हर बार पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महान सभ्यता के लोगों ने खुद को संभाला, मंदिर को फिर से खड़ा किया और उसे पुनर्जीवित किया। पीएम मोदी ने सोमनाथ को भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण बताया। उन्होंने इस मंदिर के बहाने इतिहास का वो पन्ना खोला जिसकी बहुत सारी बातें पब्लिक को पता ही नहीं है। सोमनाथ मंदिर अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसे न जाने कितनी बार लूटा गया, तोड़ा गया, फिर आज सोमनाथ मंदिर खड़ा है। फिर भी इसी को पीएम मोदी ने विध्वंस नहीं, स्वाभिमान की कहानी बताया और इसे सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 8 से 11 जनवरी तक सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। 11 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी खुद सोमनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पीएम मोदी सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का हिस्सा बनेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि सोमनाथ को मिटाने की कोशिश करने वाले खुद मिट गए, लेकिन सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। एक बार पीएम को सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि सोमनाथ को लेकर क्या क्या हुआ है। साल 1026 के 1000 साल बाद आज 2026 में भी सोमनाथ मंदिर दुनिया को संदेश दे रहा है कि मिटाने की मानसिकता रखने वाले खत्म हो जाते हैं, जबकि सोमनाथ मंदिर आज हमारे विश्वास का मजबूत आधार बनकर खड़ा है। वो आज भी हमारी प्रेरणा का। सोमनाथ मंदिर गुजरात में है और यह मंदिर सैकड़ों सालों से भारत के वैभव और गौरव का प्रतीक रहा है। इस मंदिर पर कई बार हमले किए गए, उसे तोड़ा गया और उन हमलों में प्रमुख है साल 1026 में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया, मंदिर को नष्ट कर दिया, ज्योतिर्लिंग को तोड़ा, संपत्ति लूट ली। फिर साल 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने सोमनाथ मंदिर तबाह किया। साल 1395 में गुजरात सल्तनत के जफर खान ने सोमनाथ मंदिर को नष्ट किया। साल 1451 में गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने मंदिर को तोड़ दिया। साल 1655 में औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर तोड़ने का आदेश दिया। कुल मिलाकर 17 बार विदेशी आक्रांताओं ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। सोमनाथ मंदिर पर जो सबसे भयंकर हमला हुआ था वो महमूद गजनवी ने किया था, जिसे महमूद गजनी भी कहते हैं। महमूद गजनी ने पूरी प्लानिंग के साथ सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। मंदिर के हिंदू रक्षकों को मार डाला गया। मिन्नत और गुजारिश करने के बाद भी सोमनाथ के शिवलिंग को खंडित कर दिया गया। मंदिर से करीब 6 टन सोना लूट के ले गया और उसके बाद मंदिर को आग लगा दी। ऐसे आक्रांता गजनी के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब
डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या लिखा है आपको बताता हूं। यानी जिस महमूद गजनी ने भारत के मंदिरों को लूटा, नष्ट किया, वो जवाहरलाल नेहरू के लिए कला प्रेमी था। गजनी पर नेहरू की राय के बारे में बीजेपी ने क्या कहा है वो भी सुनिए एक बार। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि महमूद गजनी कितना कला का प्रेमी था, जबकि उन्होंने जिस बुक से लिया है वो उसके साथ आए हुए खुद के इतिहासकार उत्बी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा है कि जिस समय उसने मंदिर पे कैप्चर कर लिया और वहां के समस्त पुरोहित और राजा उनके पास गए और उन्होंने कहा कि शिवलिंग को खंडित मत करिए, इसके बदले में हम आपको लाखों स्वर्ण मुद्राएं देंगे। तो ये खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार जिससे ये प्रेरणा ले रहे हैं नेहरू जी और उनके बाद उनके गोत्र के समस्त इतिहासकार, वो क्या लिखता है, कहता महमूद ने मना कर दिया। किस लिए मना कर दिया? वो कहता है इसलिए कि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीच बुत फरोश के रूप। सोमनाथ मंदिर के हमलावरों की छवि किस तरह से इतिहास में दिखाई गई वो हैरान करने वाला है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के मुद्दे पर भी पीएम मोदी ने बात की। पीएम मोदी ने बताया कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना यानी सोमनाथ के पुनर्निर्माण से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री उद्घाटन समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी। इस घटना के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने भी अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है। यानी नेहरू के लिए सनातन पुनरुत्थान से ज्यादा जरूरी सेक्युलर छवि थी। लेकिन जवाहरलाल नेहरू की आपत्तियों के बाद भी तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर गए। सुनिए बीजेपी ने क्या कहा है। 1000 वर्ष के बाद अगर हम देखें तो 1951 में सरदार पटेल के प्रयास से और जवाहरलाल नेहरू जी के पुरजोर विरोध के बावजूद प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की उपस्थिति में यह स्वप्न साकार हुआ था। बात सिर्फ इतनी नहीं है कि जवाहरलाल नेहरू सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से बहुत खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की खबरें जब पाकिस्तान में चलने लगी तो इससे नेहरू घबरा भी गए। नेहरू को अपनी सेक्युलर छवि की इतनी चिंता थी कि उन्होंने पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को सफाई दी। भाई नेहरू ने 21 अप्रैल 1951 को लिखे पत्र में कहा कि डियर नवाबजादा, 17 अप्रैल 1951 को रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर एक खबर प्रसारित हुई, बहुत ही गैर जिम्मेदार और गलत थी। अफगानिस्तान से सोमनाथ मंदिर के दरवाजों को वापस लाने की खबरें पूरी तरह से गलत हैं। इसमें सच्चाई का जरा भी अंश नहीं है। इसका सार्वजनिक तौर पर खंडन किया जा चुका है। किसी को यह भी नहीं पता कि सोमनाथ मंदिर का ऐसा कोई दरवाजा है भी या नहीं। यानी खबर पाकिस्तान में चली, भारत में नेहरू जी तनाव में आ गए कि कहीं उनकी छवि एंटी मुस्लिम ना बन जाए, कहीं सेक्युलर इमेज ना टूट जाए। पाकिस्तान को सफाई दे रहे हैं कि ना तुम्हारे यहां गलत खबर चली, ऐसा नहीं हो रहा भाई। आप यह भी देखिए कि 21 अप्रैल को नेहरू ने सोमनाथ मंदिर पर पाकिस्तान के पीएम को सफाई दी। नेहरू इतने परेशान थे कि अगले ही दिन यानी 22 अप्रैल को सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और सौराष्ट्र के गवर्नर जाम साहब दिग्विजय सिंह को चिट्ठी भी लिख दी है। नेहरू ने इस पत्र में भी पाकिस्तान में चल रही खबरों पर नाराजगी जताई। नेहरू ने लिखा कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन का जो कार्यक्रम होने वाला है उससे मैं बहुत परेशान हूं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी इस बात से कि राष्ट्रपति इस कार्यक्रम में जा रहे हैं। पाकिस्तान इस मामले को बहुत ज्यादा फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान यह दिखाने की कोशिश कर रहा है कि भारत सेक्युलर नहीं है और बेचारा अफगानिस्तान इसमें फंसता जा रहा है। यानी सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और उद्घाटन से ज्यादा टेंशन नेहरू को पाकिस्तान के नैरेटिव की थी कि पाकिस्तान बोल देगा कि हम सेक्युलर नहीं तो हम सेक्युलर नहीं रह जाएंगे। जो देश खुद धर्म पे बना है वो हमको सर्टिफिकेट देगा और नेहरू जी को वो सर्टिफिकेट चाहिए था कि पाकिस्तान हमको बताएगा कि हम सेक्युलर हैं कि नहीं। अरे पहले तुम अपना देखो ना यार, तुम तो खुद ही धर्म के नाम पर बने हुए देश हो। लेकिन नेहरू जी को चिंता थी कि कहीं पाकिस्तान उनकी सेक्युलर छवि को धूमिल ना कर दे। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जिनसे नेहरू खुश नहीं थे। सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माण के लिए मंदिर ट्रस्ट ने कई देशों की नदियों से पानी मंगाया था और इसके लिए सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट ने अलग अलग देशों में भारत के दूतावास को चिट्ठी लिखी थी। नेहरू इससे भी नाराज हो गए भाई। नेहरू ने 17 अप्रैल 1951 को केएम मुंशी को चिट्ठी लिखी, कहा कि चीन की नदियों से पानी लाने के लिए चीन में भारत की एम्बेसी को पत्र लिखा गया है। इस पत्र से मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूं। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर यह पत्र लिखता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन विदेश की नदियों से पानी मंगाने का पत्र सरकार से जुड़े व्यक्ति ने लिखा है और इस पत्र में राष्ट्रपति का भी नाम है। यह विदेश में हमारे लिए बहुत ही शर्मिंदगी का विषय। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि नदियों के पानी या किसी और चीज के लिए यह अपील किन दूतावासों से की गई है? मुझे इस बारे में उन्हें लिखना होगा।
मतलब एक हिंदू मंदिर का पुनर्निर्माण हो रहा है, उसके लिए पानी आ जाएगा, बाप रे बाप, नेहरू जी की छवि खराब हो जाएगी। भारत की छवि उनके नजर में था कि खराब हो जाएगी। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से नेहरू बहुत खुश नहीं थे, वो इससे परेशान थे। लेकिन दूसरी तरफ नेहरू को मस्जिद निर्माण को लेकर बहुत हमदर्दी थी। आजादी के समय हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी के लिए जांच बिठाई गई और इसकी जानकारी नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को दे रहे थे। नेहरू ने 25 फरवरी 1949 को दिल्ली के चीफ कमिश्नर को पत्र लिखा और कहा कि मैंने आपको मेहरौली की दरगाह के रिपेयर के लिए कहा था। अब मुझे बताया जा रहा है कि काफी रिपेयर हो चुका है, लेकिन संगमरमर की रेलिंग अभी नहीं लगी है। नेहरू ने आगे लिखा कि यह जगह हमारी नीति का विज्ञापन है, इसलिए इन्हें खराब हालत में नहीं छोड़ सकते। जितनी जल्दी मरम्मत हो सके उतना बेहतर है। मस्जिद बनवा दो, दरगाह बनवा दो, तब दिक्कत नहीं है। मंदिर का पुनरुत्थान हो रहा है, बाप रे बाप, सेक्युलर छवि तबाह हो जाएगी। ये कौन सा सेक्युलरिज्म है बॉस? बनवाइए ना, उसको भी बनवाइए, इसको भी बनने दीजिए। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आजादी के बाद हुए दंगों में मस्जिदों को हुए नुकसान की जानकारी भी नेहरू पाकिस्तान को देते थे। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका था, भारत आजाद हो चुका था। आजादी के समय भयंकर दंगे हुए जिसमें हजारों हिंदू मारे गए, पाकिस्तान में रह गए हिंदुओं का बुरा हाल था। और ऐसे समय में नेहरू पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर क्या कहते हैं, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। 20 जून 1948 को नेहरू ने लियाकत अली खान को चिट्ठी लिखी और कहा कि डियर नवाबजादा, मस्जिदों को नुकसान दंगों के कारण हुआ था। अलवर शहर के बाहर मस्जिदों को कोई नुकसान नहीं हुआ है और करीब 500 मस्जिदें पूरी तरह से सही सलामत हैं। जो नुकसान हुआ है उसकी जांच के आदेश दे दिए गए। पाकिस्तान आपको बता रहा था कि वहां कितना मंदिर तोड़ दिए हैं, वहां हिंदुओं को कैसे काट रहे हैं, क्या कर रहे हैं। यहां से जा रहा है रिपोर्ट। सोमनाथ मंदिर के जुड़े ये सारे फैक्ट्स बहुत से लोगों को नहीं पता होंगे। जब पीएम मोदी सोमनाथ मंदिर पर बात करते हैं, उसे सनातन गौरव और भारत की आत्मा से जोड़ते हैं, तो कांग्रेस उसे धर्म के नशे से जोड़ दी थी। और ये कौन सा हिसाब चल रहा था, सुनिए कांग्रेस क्या कह रही है। लोगों को अनपढ़ रहना चाहिए, लोगों के पास काम नहीं रहना चाहिए, लोगों के पास पैसा नहीं होना चाहिए, लोगों का समृद्धि नहीं चाहिए। सिर्फ धर्म का नशा दो और देश चलाओ, वही कर रहे हैं। मंदिर बना देना इनके लिए धर्म का नशा है, मंदिर की बात कर देना धर्म का नशा है, मंदिर चले जाना धर्म का नशा है। बाकी धर्म के साथ कुछ कीजिए, वो सेक्युलरिज्म है। यही सेक्युलरिज्म की परिभाषा मोदी ने तोड़ दी है, तो इनको आग लगती। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। उधर बाबरी, इधर एसआईआर। ममता को याद आ रहा है इंडी। बंगाल चुनाव में ममता को हार दिखने लगी है क्या? ममता की नई चिट्ठी में ऐसा क्या कि बीजेपी ने घेर दिया? उधर कांग्रेस बंगाल में अलग झटका देने को तैयार है क्या? बंगाल में ममता बनर्जी इस वक्त चौतरफा आफत में है। एक तो नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों पर ममता को घेरा हुआ है, दूसरी तरफ बाबरी के मामले ने घेर रखा है, तीसरी तरफ एसआईआर में 58 लाख फर्जी वोट कट गए कहा जा रहा है, चौथी तरफ इंडी गठबंधन भी ममता बनर्जी को झटका दे रहा है। ममता बनर्जी की हालत यह है कि वो कल तक नरेंद्र मोदी को धमका रही थी, अमित शाह को धमका रही थी, चैलेंज कर रही थी कि बीजेपी उनसे जीत ही नहीं सकती। एसआईआर में एक भी नाम काटा तो खैर नहीं। आज की स्थिति है कि ममता बनर्जी चिट्ठी पे चिट्ठी लिख रही हैं, एसआईआर तुरंत रोकने की मांग कर रही हैं। ममता बनर्जी को सबसे ज्यादा खतरा एसआईआर से दिखने लगा है। बंगाल में जब से एसआईआर शुरू हुआ है, ममता बनर्जी इसका विरोध कर रही है। एसआईआर के विरोध में प्रदेश में घूम घूम कर रैली कर रही है। उन्हें लगा था कि वो एसआईआर के विरोध में माहौल बना लेंगी, लेकिन अब जो हो रहा है उस पर तो किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। ममता बनर्जी को लग गया है कि एसआईआर रुकने वाला तो है नहीं, फर्जी वोट हर हाल में कट रहे हैं, इसलिए वो चुनाव आयोग को चिट्ठी पे चिट्ठी दागे जा रही है। ममता बनर्जी अब तक 3 चिट्ठी लिख चुकी है। लेटेस्ट चिट्ठी में ममता बनर्जी ने क्या लिखा है सुनिए। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर के दौरान गंभीर अनियमितता, प्रक्रियात्मक उल्लंघन और प्रशासनिक खामियां देखी जा रही हैं। इस संबंध में अपनी गहरी चिंता व्यक्त करने के लिए मैं एक बार और फिर आपको पत्र लिखने के लिए विवश हूं। ममता बनर्जी सिर्फ एसआईआर रोकने की बात नहीं कर रही, वो तो आज यहां तक कह गई कि वो एसआईआर के खिलाफ खुद भी पर्सनली सुप्रीम कोर्ट में केस लेकर जाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर परमिशन मिली तो वो खुद सुप्रीम कोर्ट जाएंगी और एक आम आदमी की तरह अर्जी लगाएंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि वो खुद भी एक ट्रेन्ड लॉयर है और अपने केस की पैरवी खुद करने में सक्षम है। अब लोग कह रहे हैं कि भाई ये तो ममता बनर्जी का डर दिखा रहा है, इतना घबराई हुई तो वो पहले नहीं दिखी। ममता बनर्जी की चिट्ठी के बाद बीजेपी ने भी चुनाव आयोग को एक चिट्ठी दाग दी। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में एसआईआर को रोकने की उनकी मांग हार स्वीकार करने से कम नहीं है। एसआईआर टीएमसी की 2026 के विधानसभा चुनावों की संभावनाओं के लिए बेहद नुकसानदेह साबित हो रहा है। इधर ममता बनर्जी बीजेपी से ही नहीं निपट पा रही, उधर उनके इंडी गठबंधन के सबसे मजबूत साथी कांग्रेस ने बड़ा झटका दे दिया।
टीएमसी की राज्यसभा सांसद मौसम नूर ने 7 साल बाद घर वापसी करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। दिल्ली में जयराम रमेश की मौजूदगी में एबीए गनी खान चौधरी की बेटी मौसम नूर और भतीजे ईशा खान ने टीएमसी ज्वाइन कर ली। मौसम नूर को कांग्रेस में शामिल करके कांग्रेस ने बंगाल में एक तीर से 2 निशाने साध लिए। एक तो पार्टी को नई ताकत मिलेगी, दूसरी तरफ टीएमसी को भी आईना दिखा दिया। कांग्रेस कह रही है कि अब ममता बनर्जी को इंडी गठबंधन याद आ रहा है। सुनिए कैसे कांग्रेस जो है वो पिन मार रही है। मुझे खुशी है कि कुछ लोग आज इंडिया ब्लॉक को याद कर रहे हैं। जो लोग इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल करने से खिचखिचा रहे थे, आज वो इंडिया ब्लॉक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसका हम स्वागत करते हैं। इंडिया ब्लॉक को और मजबूत करना है। यानी जयराम रमेश का निशाना ममता बनर्जी पर, टीएमसी पे, क्योंकि ममता बनर्जी तो इंडी गठबंधन का लोड ही नहीं ले रही थी। कांग्रेस को तो एकदम कोहनी मारे रहती थी कि इसका तो कोई वजूद ही नहीं। अब उनके सांसद टूटी तो उनको याद आ रहा है इंडिया अलायंस। तो लोग कह रहे हैं, ये भी डर दिखा रहा है। ममता बनर्जी को लग रहा है कि डैमेज हो रहा है, इसलिए ऐसी बातें हो रही हैं।